नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, विभिन्न समाचार पत्रों से यह खबरों को लिया गया है और उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम में हम विगत वर्ष के एक प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो 5वां प्रश्न होगा, और अंतिम में फैक्ट ऑफ द डे की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि अब आप लोगों का 28 मई को पेपर होने वाला है, यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा। तो इस प्रीलिम परीक्षा के बारे में इस प्रश्न पत्र का पूरा विश्लेषण हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म करेगा। तो यह जो है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, रविवार 28 मई शाम 7 बजे। तो इसमें जो है प्रश्न पत्र विश्लेषण किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और अपेक्षित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही शिवालिक परियोजना किससे संबंधित है? भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास से, या भूकंप प्रवण शिवालिक पहाड़ियों में माइक्रो सीस्मोग्राफ की स्थापना से, या उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ का कार्यबल, या शिवालिक श्रेणी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण? तो दोस्तों, इसमें उत्तर सी होगा, क्योंकि यह बीआरओ का एक कार्यबल है। और दोस्तों, आपको बता दें कि शिवालिक परियोजना, जैसा कि आप लोग हिमालय में अगर पढ़े होंगे तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो सबसे निचला जो हिमालय है शिवालिक हिमालय है। तो यह देख सकते हैं कि उत्तराखंड में यह परियोजना चल रही है। तो जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, विजिट हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट शिवालिक ऑफ बीआरओ इन ऋषिकेश। तो दोस्तों, इस खबर को देखिएगा, यह शिवालिक प्रोजेक्ट यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर सड़क का निर्माण कर रहा है। यह देख सकते हैं कि बीआरओ फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड 19,300 फीट एट उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह सब किसकी वजह, किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? इसे शिवालिक प्रोजेक्ट। तो इस तरह से मंत्रालय ने शिवालिक प्रोजेक्ट की सराहना की है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत के विमान वाहक पोत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो यहाँ पर दिया गया है कि आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जो है यह इसे सेवा में शामिल किया गया था, उसका नाम आईएनएस विक्रांत ही था। दूसरा कथन है, पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत को आईएनएस विक्रांत भी कहा जाता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत का नाम उस ऐतिहासिक पूर्ववर्ती के सम्मान में रखा गया था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा कथन है, रूस के एडमिरल गोशकोव को आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में नवीनीकृत किया गया था। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि आईएनएस विक्रमादित्य एक मूल कीव श्रेणी के विमान वाहक पोत को आधुनिक और नवीनीकृत संस्करण है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएसएसआर के विघटन के बाद इसका नाम बदलकर एडमिरल गोशकोव कर दिया गया था। तो ऐसे में यह तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा है, भारत द्वारा अधिकृत किए जाने से पहले आईएनएस विराट मूल रूप से ब्रिटिश रॉयल नेवी का हिस्सा था। दोस्तों, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि आईएनएस विराट को मुख्यतः नवंबर 1959 में ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा एचएमएस हर्मिस के रूप में कमीशन किया गया था। तो ऐसे में ये चारों कथन सत्य है, अतः उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा, यानी चारों कथन सही हैं। तो इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं कि नाइट लैंडिंग माइलस्टोन, यानी ए मिग 29 के फाइटर जेट मेक्स ए नाइट लैंडिंग ऑन आईएनएस विक्रांत इन व्हाट द नेवी कॉल्ड ए हिस्टोरिक माइलस्टोन। तो यह भी खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहां पर दिया गया है एक्सपोसेट, यानी एक्सपोसेट नासा के सहयोग से इसरो का एक मिशन है। तो दोस्तों, यह पहला कथन असत्य हो जाता है। तो एक्सपोसेट में क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? एक्स रे
पोलेरीमीटर सैटेलाइट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलेरोमेट्री मिशन है। यानी इसे क्या कहेंगे, ध्रुवणमापी मिशन है। तो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक नीति भार ले जाएगा। यानी प्राथमिक नीति भार पोलिक्स एक्सरे में ध्रुवणमापी उपकरण खगोलीय मूल के 8 से लेकर 30 केवी फोटान के माध्यम से एक्सरे ऊर्जा रेंज में ध्रुवणमापी प्राचल यानी ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापेगा। तो इस तरह से XSPECT यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नीति भार 0.8 से 15 केवी की ऊर्जा सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पहला कथन असत्य हो जाता है, नासा के सहयोग से नहीं आई। यानी इसरो जो है, इसरो एक्सपोसेट के निर्माण के लिए RRI का सहयोग ले रहा है, ना कि नासा का, यानी रमन अनुसंधान संस्थान। तो पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना है, यह हमने आपको बताया ही। तो यह कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा, केवल बी होगा। तो इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। समाचारों में रहे महत्वपूर्ण स्थान देश के कितने युग्म सुमेलित हैं? तो यहां पर देखिए दिया गया है स्थान और देश। तो ये देख सकते हैं बाखमुत रूस दिया है, गांजियातेप टर्की दिया है, नुसंतारा इंडोनेशिया दिया है। तो क्या यहाँ कथन सत्य है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो बाखमुत है यह रूस में नहीं है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है, चूंकि यह पूर्वी यूक्रेन में स्थित है, एक शहर है। तो यह डोनेट्स क्षेत्र के बखमुत रायन में एक प्रशासनिक केंद्र, एक औद्योगिक केंद्र भी है। दोस्तों डोनेट्स जो क्षेत्र है यह कोयले के लिए जाना जाता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला कथन असत्य। दूसरा है गांजियातेप, यह जो है टर्की में है। यह भी चर्चा में रहा है, खासकर जब भूकंप आया हुआ था। तो इसे अभी अनौपचारिक रूप से इंतेप भी कहा जाता है। तो यह दक्षिण मध्य तुर्की का एक प्रमुख शहर है। अगर देखते हैं मानचित्र में तो वह यह गांजियातेप यहाँ पर स्थित है। इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा। एक तरह से देखा जाए तो यह भूमध्य सागर के समीप है। तो दोस्तों गांजियातेप प्रांत की राजधानी और तुर्की में छठा सबसे अधिक आबादी वाला यह शहर भी है। और दोस्तों जब भूकंप आया था इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था गांजियातेप, इसलिए यह चर्चा में है। दोस्तों तीसरा कथन जो नुसंतारा, यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट कालीमंतन क्षेत्र, यह नई राजधानी होगी और 2024 से जो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है यहाँ पर है, अब ये शिफ्ट होकर के नुसंतारा हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा तीसरा कथन सही है, अतः केवल 2 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। और इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये खबरें दी गई हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, दूसरा है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला धार्मिक संप्रदाय, तीसरा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। दोस्तों इसमें उत्तर सी होगा। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जो परमिता शब्द का आमतौर पर सिद्धि के रूप में अनुवाद किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार एक ऐसा मार्ग है जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों को समाहित किया जाता है, जो तीर्थयात्री की सम्मा संबुद्ध यानी प्रबुद्ध सार्वभौमिक बुद्ध या बोधिसत्व बनने की ओर ले जाता है। सिद्धियों को दक्षिण परंपराओं में परमिता यानी सिद्धि और पूर्वी और उत्तर परंपराओं में परमिता कहा जाता है। दोस्तों टोटल 10 परमिता हैं, जिसमें उदारता, नैतिकता, धैर्य, ऊर्जा, ध्यान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, माध्यम, संकल्प, शक्ति, ज्ञान। शब्दांकन में थोड़े अंतर के बावजूद दक्षिणी और उत्तरी परंपराओं के गुणों को 2 सेट इसमें समान होते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे, यह इसमें उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों यह पीआईबी में आई हुई खबर है। दोस्तों 25 मई 2023 को नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर एक
एक कार्यशाला आयोजित की गई। तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया गया है और यह फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए खेतों की सूचना, ऋण, बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी, कृषि तकनीक उद्योग, स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन जैसी प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान यह प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस बार के बजट 2023-24 में इसकी पहल की गई थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिल सके। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों उसके बोई गई फसलों के आंकड़े के बारे में एक सत्यापित स्रोत तैयार करना। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको दिया है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि सुंडा जल संधि किन दो स्थलों को अलग करती है तथा किन दो सागरों को जोड़ती है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में 3 प्रकार की कृषि यानी रबी, खरीफ और जायद, तो इन तीनों के बारे में बताना है आपको कि यह कब बोई जाती है, कब काटी जाती हैं और इनसे संबंधित दो दो फसलों के उदाहरण भी आपको देने हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।